नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम इकोनॉमिकम का। इकोनॉमिकम इस बार तैयार है सारे अपने एपिसोड्स लेकर। किस्सों के सिक्के का एपिसोड के बारे में हम आपको बताएंगे। उसने वापसी की है नए रंग रूप में। ये आपको केवल ऐप पर मिलेगा, लेकिन बहुत ही अलग मिलेगा। जैसा किस्सों का सिक्का अब तक आप देखते थे वैसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल अलग मिलेगा। और क्या होगा, किस्सों का सिक्का इसलिए पहले बताया क्योंकि ये फिर से लौटा है, रीलॉन्च हुआ है नए तेवर के साथ, नए कलेवर के साथ। ये आप जानेंगे। अर्थात की नई किस्त लेके मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 का एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से पूछते हैं कि भाई इस बार अर्थात में क्या है, लेकिन इस बार अर्थात का किस्सा बड़ा रोचक है। इस बार फिर से अंशुमान जी से मिलने आए थे वो मनोहर लाल जी। मनोहर लाल जी आपको याद है, 2 बार मिल चुके हैं अब तक। एक बार तब जब अदानी के शेयरों में उनके हाथ जले थे, और दूसरी बार जब वो ESG रेटिंग की बात हुई थी। तीसरी बार वो आए हैं एक नए किस्से के साथ। एक किताब पढ़ी, उस किताब में एक अनोखा किस्सा पढ़ा, उस किस्से को लेकर वो अंशुमान जी के पास आए। क्या बातचीत हुई, वो बातचीत क्यों हुई, वो बातचीत क्यों जरूरी है आपको और हमें समझना भी। अगर आप शेयर बाजार को छूते हुए भी गुजरते हैं, छूते हुए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक तो आप शेयर बाजार को तब गुजरते हैं जब आप सीधे ट्रेड करते हैं, निवेश करते हैं। छूते हुए आप तब गुजरते हैं जब आप LIC खरीदते हैं, जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, जब आप कोई यूलिप खरीदते हैं, तब भी उसका पैसा तो कहीं ना कहीं शेयर बाजार में लगता है ना। तो अगर आप शेयर बाजार को छूते हुए भी गुजरते हैं, जो आप निश्चित तौर पर गुजरते होंगे अगर पैसे की दुनिया से थोड़ा भी वाकिफ है, तो आपको ये अर्थात जरूर देखना चाहिए। ये अर्थात आपके काम का है। तो अर्थात पर हम चर्चा करेंगे, विषय आपको बताएंगे, फिर आपके सवाल जवाब होंगे, इनकम की बात होगी, और इनकम की बात के बाद किस्सों का सिक्का होगा, और उसके बाद चलते चलते एक खास वेब सीरीज आपके लिए अंशुमान जी ने निकाल कर रखी है, जो चाहते हैं कि आप देखिए। शुरू करते हैं। अर्थात जैसा मैंने बताया कि मनोहर लाल जी एक किताब पढ़कर आए थे, उस किताब में उन्होंने एक अनोखा किस्सा पढ़ा था। इस किस्से से ही आज का अर्थात शुरू करते हैं। सर, कौन सी किताब है, कौन सा किस्सा है, और मनोहर लाल जी कौन से, ये तो हमें पता है। मनोहर लाल जी अक्सर हमको मिल जाते हैं, उनसे अक्सर चर्चाएं होती हैं, लेकिन इस बार की चर्चा कुछ विशेष थी और हम उस चर्चा से ही अपनी बात शुरू कर रहे हैं। पिछले इकोनॉमिकम को आप लोगों ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी, उसे देखा और उस पर जो राय दी और अपेक्षाएं की, उसका के लिए आप सबका आभार। पर एक किस्सा सुनिए, किस्सा बेहद दिलचस्प है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मनोहर लाल जी हमारे पास आए और उन्होंने एक किताब का एक संवाद मेरे सामने पढ़कर सुनाया। किताब मेरे हाथ में थी, पर वो किताब के साथ वो खुद संवाद पढ़ रहे थे। वो इतने उत्सुक और उतने उत्साहित थे। संवाद सुनिए, मैं कोट एंड कोट में बना रहा हूँ। संवाद ये था कि देखो आपके पास कुत्ता है, देखो आपके पास एक कुत्ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए इसको आपको हंस में बदलना है। अपनी अकाउंटिंग ऐसे करनी है कि उस कुत्ते को हंस में बदल दिया जाए। किस्मत से आपके पास इस तरीके के नियम हैं, ऐसे वित्तीय नियम हैं, जिससे आप कुत्ते के पैर को पीले रंग से पेंट कर सकते हैं, इसको सफ़ेद फर पहना सकते हैं कुत्ते को, इसके मुंह पर चोंच जैसी कैप लगा सकते हैं, और इसके बाद आप ये कहेंगे कि अकाउंटिंग के नियमों के आधार पर ये हंस है, डॉग नहीं है। ये कुत्ते से हंस में बदल चुका है, यानी डॉग से स्वैन में बदल चुका है। ये सबको पता होगा देखने के बाद कि ये हंस नहीं है, ये डॉग है, लेकिन नियमों के मुताबिक इसे हंस बनाकर पेश कर दिया गया, इसलिए उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। दरअसल ये संवाद या ये वक्तव्य एनरॉन घोटाले पे एक किताब आई थी, बहुत प्रसिद्ध किताब थी, पत्रकार बेंथिनी मैकलियन की। उस किताब का नाम था द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम, द अमेजिंग राइज एंड स्कैंडलस फॉल ऑफ द एनरॉन। ये किताब आई थी, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी। दुनिया में शेयर बाज़ारों में और कंपनियों के भीतर कामकाज करने वाले लोगों के लिए ये डॉक्यूमेंट्री और किताब बार बार संदर्भ में आती है। इस किताब में बेथनी मैकलियन ने लिखा है कि एनरॉन के अधिकारी या एनरॉन की कंपनी के मालिक अपने अकाउंटेंट से कुछ इस तरह से बात करते थे। उन बातचीत का तरीका ये होता था। अब ये संवाद, ये किताब मेरी भी पढ़ी हुई थी और ये डॉक्यूमेंट्री भी मेरी देखी हुई थी, पर मुझे आश्चर्य शुभम इस बात पे हुआ कि ये संवाद लेके मेरे पास मनोहर लाल क्यों आ गए। उनको वो ये किताब कहाँ से उन्होंने ढूंढ ली और इसको लेके हमारे पास क्यों आ गए। ये वही मनोहर लाल ने, शुभम ने आपको बताया, जो अडानी के शेयरों में निवेश करके अपनी उंगलियां जला चुके हैं, और उसके बाद वो अब शेयर बाज़ार में किसी बुड़बक निवेशक की तरह निवेश नहीं करते हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें खोजते जानते रहते हैं, क्योंकि उनको समझ में आने लगा है कि ये सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है, इसके पीछे काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि उनके हाथ में ये एनरॉन का किस्सा लग गया होगा। उनके हाथ में एनरॉन की इस किताब को लग, क्योंकि एनरॉन के स्कैंडल को एक समय बीत गया, इस किताब को भी आया, एक समय बीत गया। मुझे लगा अप्रत्यक्ष रूप से कि शायद मनोहर लाल एनरॉन के स्कैम पर कुछ जानना चाहते होंगे, क्योंकि अभी एनरॉन का जिक्र हाल फिलहाल में हमारे भी कुछ कार्यक्रमों में आया, कुछ किस्सों के सिक्के में आया, क्योंकि अभी अमेरिका में
कि कंपनियों ने अमेरिका में बैंकों के फेलियर्स के साथ कंपनियों के फेलियर्स की और अकाउंटिंग के नियमों की बात आई थी। मगर उन्होंने एनरॉन की किताब तो किनारे रख दी। नहीं, वो मैंने उनसे की तरफ इशारा किया कि वो जानना क्या चाहते हैं, और उन्होंने मुस्कुराते हुए यक्ष जैसी मुद्रा बना ली, और जैसे वो पांडवों से यक्ष सवाल पूछता वैसे उन्होंने मुझसे सवाल पूछना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, पहले ये बताइए कि शेयरों की कीमत बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होता है? यक्ष जैसा सवाल था कि पृथ्वी का बोझ कौन उठाता है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि शेयर बाज़ार में तो असंख्य लोग हैं, सबसे बड़ा खिलाड़ी शेयर बाज़ार का कौन है? मुझे इतना समझ में आ गया कि मनोहर लाल कुछ खास बात पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये किताब पढ़कर आए हैं एनरॉन के स्कैम पर लिखी हुई, फिर उसके बाद ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है कि शेयरों की कीमतें बढ़ने से निवेशकों को फ़ायदा होता है, या ट्रेडरों को फ़ायदा होता है, या कोई दूसरा पर्सन इससे फ़ायदा लेता है। मनोहर लाल से मैंने पूछा, भाई हुआ क्या ये बताइए। ये जीवन की उत्पत्ति वाले दार्शनिक सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप कि जीवन कैसे आया और ब्रह्मांड कैसे चलता है? उन्होंने कहा कि भाई ये बताइए, पिछले 6 महीने से सेबी शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के पीछे राशन पानी लेके पीछे पड़ा हुआ है। वो हर उस तरीके की सख्ती कर रहा है जो सख्ती भारत में कभी देखी सुनी नहीं गई कंपनियों के अगेंस्ट में। हमको तो ये लगता है कि हम तो आज तक ये सुनते थे कि शेयर बाजार में तेज़ी से निवेशकों को फ़ायदा होता है। यही बात चैनलों में, पिंक अखबारों में बताई जाती है कि आप लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, मार्केट का कैपिटलाइजेशन बढ़ गया, निवेशकों की संपत्ति इतनी बड़ी हो गई। अक्सर हम सुनते थे कि बाजार में ब्रोकर धांधली करते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। मगर सेबी के फैसले से तो ऐसा लगता है कि शेयर बाजार में सारा धतकर्म कंपनियां ही कर रही हैं और कोई नहीं कर रहा है, प्रमोटर्स ही सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि शेयर सेबी के फैसले से ऐसे लगते हैं। अब मैं समझा कि मनोहर लाल ने वो एनरॉन वाली किताब का संवाद मुझे क्यों दिखाया था, कितने दूर से लंबा सर्किल काट कर वो एनरॉन वाली किताब लेकर आए थे, कि क्योंकि उस किताब में वो पूरी किताब और एनरॉन का पूरा स्कैम में बताता है कि कंपनी के मालिकों ने किस तरह से रेगुलेटर्स को, स्टॉक मार्केट को लंबे समय तक तमाम तरीके की सूचनाओं से गुमराह किया, और एक ऐसा स्कैम हुआ जिस स्कैम ने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सेक्टर को बदल दिया। अमेरिका में कानून बदलने पड़े। ये किस्सा हम पहले भी सुना चुके हैं, इस पर फिर कभी बात करते हैं। तो यहाँ से हम अपने बात की शुरुआत करते हैं। मनोहर लाल, एनरॉन, सेबी वाया शेयर बाजार। तो सर, ये जिन फैसलों की आपने जिक्र किया, वो कौन से फैसले हैं जो आपने कहा हाल फिलहाल में बड़े सेबी ने फैसले लिए? कौन से फैसले हैं और किसकी तरफ उनका इशारा है? दरअसल मनोहर लाल का इशारा 5 बड़े फैसलों के तौर पर था। जो लोग मनी सेंट्रल रेगुलर देखते हैं, नियमित देखते हैं, इकोनॉमिकम देखते हैं, उन्हें ये पता भी होगा या उनकी जानकारी में होंगे। सेबी ने पिछले 2-3 महीने में 3-4-5 ऐसे फैसले लिए जो भारत में इससे पहले कभी नहीं हुए। इससे बड़ी अफरा तफरी मची है बाजार के भीतर, कंपनियों के बोर्ड्स के अंदर। और ये अफरा तफरी केवल सुर्खियों में नहीं है, बोर्ड्स रूम में जब चर्चाएं हो रही हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं, उनसे भी पता चल रही है। अब उस घटनाएं, अब फैसले सुनिए, एक क्रम में सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि फैसले अलग अलग समय पर लिए गए, अलग अलग जगह सुर्खियों का हिस्सा रहे, तो शायद आप उनके जुड़े हुए तार नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक साथ सुनिए। सेबी का पहला फैसला था कि किसी कंपनी की में कोई भी फैसला या कोई भी घटना ऐसी होती है जिसका मूल्य कंपनी के 3 साल के कुल टर्नओवर के 2% या नेटवर्थ का 2% या 5% तक है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। यानी वो कंपनी कोई चीज़ खरीद रही है, कोई चीज़ बेच रही है, किसी से डील कर रही है, कहीं कोई पैसा लगा रही है, कहीं किसी से लोन ले रही है, कहीं किसी को लोन दे रही है, कुछ ऐसा कर रही है जिससे 3 साल में कुल टर्नओवर का 2% के बराबर का हिस्सा उसके बराबर है, नेटवर्थ का 2% या टोटल प्रॉफिट का 5% इन्फ्लुएंस होता है, तो इसके बारे में उसे पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, आपको सुनने में ये फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ये लेकिन बहुत बड़ी बात है। सिर्फ इतने से शेयर बाजार की कीमतों में, शेयरों की कीमतों में बड़ा बदलाव हो जाता है। पहली शर्त सेबी ने लगाई। लोगों को लगा, जब हमें भी लगा कि शायद ये बात कहीं छूट गई होगी सेबी के नियमों में, इस तरीके की शर्त लाना, सेबी इस शर्त को ले आई, ठीक बात थी। पर बात यहाँ से तो बात शुरू हुई। फिर दूसरी बात, उसके बाद सेबी का एक और सर्कुलर आया। वो सर्कुलर कहता है कि कंपनी के प्रबंधन और अधिकारियों को जो भी वित्तीय फैसले लेते हैं, वो जो भी वित्तीय मामले और जो भी वित्तीय फैसले लेते हैं, उसकी जानकारी पब्लिक को देनी होगी, यानी शेयर होल्डर्स को देनी होगी, सार्वजनिक करनी होगी। यहाँ तक तो ठीक था कि आपने जो वित्तीय सौदे किए, अब जो भी फाइनेंशियल डिसीजन आप ले रहे हैं उसकी जानकारी आप सार्वजनिक करिए। दूसरी बात हुई,
इसके बाद से भी एक कदम और आगे बढ़ा, इस पर काफ़ी बहस हुई, चर्चा हुई। अभी भी कंपनियां इस फैसले को पचा नहीं पा रही, हजम नहीं कर पा रही, शेयर बाजार भी इस फैसले को समझ नहीं पा रहा, क्योंकि बाजार में ये लागू कैसे होगा है पता नहीं, लेकिन ये फैसला आ गया। सेबी ने कहा कि कंपनियों से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा घटनाक्रम या कोई भी खबर जो संचार माध्यमों में, समाचार माध्यमों में, मीडिया में या सोशल मीडिया में आती है, तो कंपनी को तत्काल उसकी पुष्टि या खंडन करना पड़ेगा। कोई खबर आती है कि कंपनी को ऑर्डर मिला, कोई खबर आती है कि कंपनी आईपीओ लाने वाली है, कोई खबर लाती है कि कंपनी ओएफएस लाने वाली है, कोई लाती है कि कंपनी को विदेश से कोई निवेश आया, इसका तुरंत बगैर देर किए हो या तो पुष्टि करिए या इसका खंडन करिए। कोई अफवाह है तो उसका खंडन तत्काल करना होगा। और तो और सेबी ने यह भी शर्त लगाई कि कोई भी कंपनी में कि किसी बैठक से जुड़ी हुई, किसी मीटिंग से, उसकी बोर्ड की मीटिंग हो रही है, एजीएम हो रही है, कोई भी कंपनी के प्रबंधन की बैठक हो रही, उससे जुड़ी हुई कोई खबर अगर सामने आती है तो 30 मिनट के भीतर, 30 मिनट से आधा समय नहीं लगना चाहिए, 30 मिनट के भीतर कंपनी को ये पुष्टि या खंडन करना होगा, कंफर्म करना होगा या नकारना होगा कि बोर्ड की मीटिंग में ऐसा होने वाला है। अब चलिए, सूचनाओं तक आपको लगा कि भाई सूचनाएं, अफवाह बहुत फैलती हैं भारतीय शेयर बाजार में, अफवाहों पे बहुत सारा बाजार चलता है, तो अफवाहें अक्सर जब लोग मजाक में कहते हैं ना शुरू कि शेयर बाजार अफवाहों पर चलता है, तो बात हमको थोड़ी सी हल्की लगती थी, पर सेबी तो जो कर रही है वो ऐसा ही मतलब है कि शेयर बाजार में अफवाहें, र्यूमर्स, खबरें इधर उधर से आने पर ही बाजार मूव करता है। सेबी उसी को रोकने की कोशिश कर रही है। जब भी हम बॉम्बे जाते हैं और ब्रोकर से मिलते हैं और बात करते हैं तो ये बात हल्की लगती है, लेकिन सेबी के इन फैसलों से आप इस चर्चा की वास्तविकता पकड़ सकते हैं। पर इसके बाद भी सेबी यहाँ तक नहीं रुके। सेबी ने और 2-3 फैसले लिए। एक फैसला यह था कि किसी भी कंपनी में अब कोई भी डायरेक्टर स्थायी नहीं होगा, परमानेंट डायरेक्टर्स नहीं होंगे। 5 साल के भीतर, जैसे चुनाव होता है वैसे 5 साल के भीतर एक बार शेयर होल्डर्स से उनको मंजूरी लेनी पड़ेगी अपने आप को डायरेक्टर के तौर पर कंटिन्यू रखने के तौर पर। अगर वो निदेशक बने रहना चाहते हैं तो 5 साल में एक बार उनके कार्यकाल पर मंजूरी आनी चाहिए शेयर होल्डर्स की। और तो और कंपनी के एमडी या सीईओ 90 दिन में से 45 दिन अगर ऑफिस नहीं आते हैं तो उसकी सूचना उन्हें सेबी को देनी पड़ेगी। अगर वो 90 दिन से 45 दिन तक अपनी ड्यूटी से एब्सेंट रहते हैं, उनका अगर ऑफिस नहीं आ रहे हैं तो वो कहाँ गए हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस काम में लगे, इसकी जानकारी भी सेबी को देनी होगी। यानी 3 महीने तक कोई कंपनी का एमडी और सीईओ बगैर किसी सूचना के गायब नहीं रह सकता है अपने कामकाज से। अब सुनिए, मतलब सेबी हाजिरी रजिस्टर खोलकर रख लिया है उसने कि जितने कंपनी के, पूरे देश भर की कंपनी के सीईओ एमडी हैं उनकी हाजिरी लगेगी। और इसके आगे सेबी बढ़ी। सेबी ने कहा कि कंपनी के प्रमोटर्स की फैमिली, अभी तक हम जो बात कर रहे थे प्रमोटर्स की कर रहे थे, प्रमोटर्स की पूरी फैमिली का पूरी दुनिया में जहां भी जो भी कारोबारी निवेश होगा, कोई भी फैमिली का मतलब वो सीधे डायरेक्टर नहीं है, उसके रिश्तेदार का रिश्तेदार भी अगर लंदन में जाकर कोई निवेश करता है या किसी कंपनी का शेयर खरीदता है या दुनिया में कहीं प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसकी जानकारी भी उसे सार्वजनिक करनी पड़ेगी। और वो जानकारी शेयरधारकों को सार्वजनिक करने का से मतलब बार बार ये है कि शेयरधारकों को पता चलना चाहिए। उसका एक तरीका डिस्क्लोजर नॉर्म्स का जो सबको पता है, सेबी उसके तरीके से उस तरह से उसे डिस्क्लोज करना होगा। अब इसके बाद आइए, यहाँ तक ठीक था। कंपनी कोई भी ट्रेडिंग डील करती है, एक और शर्त आई, कोई भी कारोबारी डील करती है तो उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। कोई भी कारोबारी डील का मतलब सप्लायर से कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, किसी को कुछ बेच रहे हैं, रॉ मटेरियल का सौदा कर रहे हैं, किसी तरीके की फिनेंसिंग डील कर रहे हैं तो उसकी जानकारी मिलनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से सामने होनी चाहिए। अब अभी तक ऐसा होता था, उस नियम में बदलाव किया गया, ये महत्वपूर्ण नियम था। अब पहले था कि जब भी किसी कंपनी की कोई महत्वपूर्ण बैठक होती थी तो उससे पहले कंपनी के अधिकारियों को शेयर बाजार में ट्रेडिंग से रोक दिया जाता था। उनके ट्रेडिंग अकाउंट और उनके पैन अकाउंट रोक दिए जाते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि वो उन फैसलों का हिस्सा होंगे जो फैसले होने वाले हैं और उसके आधार पर वो बाजार में ट्रेड कर सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले ये नियम केवल सेंसेक्स और निफ्टी में जो शामिल कंपनियां थी उन्हीं पे लागू होता था। अब सेबी ने कह दिया कि सारी लिस्टेड कंपनियों में ये नियम पे एक साथ ही नियम लागू होगा। इन कंपनियों के भीतर कोई भी अधिकारी और प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स किसी भी बड़ी मीटिंग से पहले उनके सारे ट्रेडिंग अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे, उनके पैन और ट्रेडिंग अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। ये वो 7 बड़े फैसले हैं। अब मनोहर लाल जी, क्या कोई किसी को भी 7 फैसले सुना दीजिए तो उसके दिमाग में तो सवाल आएगा ही कि अचानक क्या हो क्या रहा है इसके बारे में। सर,
क्या आपको लगता है इन फैसलों को देखकर सेबी जितने नाखून नुकीले कर रहा है वो प्रमोटर और प्रबंधन के इर्द गिर्द होके जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि सेबी के इन फैसले ये बता दें कि सेबी को भरोसा ही नहीं है कंपनियों के मालिकों पर, प्रवर्तकों पर या कंपनी के प्रबंधन पर? हाँ, ये सही बात है। ऐसा लग रहा है कि सेबी को भारतीय कंपनियों के प्रमोटर्स और मालिकों और उन प्रबंधन की पारदर्शिता पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप इसे इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा लाउड और थोड़ा आगे बढ़कर एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं तो सेबी शायद महसूस कर रहा है कि बाजार में सब कुछ साफ सुथरा नहीं है, ठीक नहीं है, चीज़ें इनसाइडर ट्रेडिंग है या बाकी जैसी चीज़ें वो कह नहीं सकता, और इसलिए शायद ऐसी वजह। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है। इसके पीछे की वजह समझना और इसके पीछे का जो मार्केट लॉजिक है वो समझना जरूरी है कि सेबी ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेबी को ये महसूस हो रहा है कि बाजार में बहुत कुछ ऐसा है जिसकी नस कहीं ना कहीं कंपनियों के बोर्ड रूम्स में छिपी हुई है। कंपनियों के बोर्ड रूम्स में जो होता है वो सीधे बाजार को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ब्रोकर और निवेशक तो छोटे छोटे पान हैं, प्यादे हैं। मनोहर लाल का ये सवाल वाजिब था कि शेयर बाजार में तेजी से सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है, और यही शेयर बाजार का सबसे सनसनीखेज सच है। अगर आप मनोहर लाल के सवाल को और सेबी की तरफ से लिए गए फैसलों को एक साथ रखकर देखें तो आपके सामने एक धुंधली सी तस्वीर बनने लगती कि सेबी ऐसा क्यों कर रहा है। मनोहर लाल के सवालों का जवाब इन आंकड़ों में है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। शेयर बाजार के दो प्रमुख सूचकांक हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। इनमें आप उन कंपनियों की हिस्सेदारी देखिए जो सबसे एक्टिव कंपनियां हैं, उनमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देखिए। जिन कंपनियों में प्रमोटर्स की ये सेंसेक्स के स्टॉक्स हैं, ये सेंसेक्स की हिस्सेदारी देखिए, इसमें आपको LIC, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC, ICICI, कोटक, विप्रो, महिंद्रा और बहुत सारी कंपनियां, हमने कुछ खास कंपनियां चुनी केवल आपको संकेत के लिए। इसी तरह से निफ्टी की कंपनियां, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की कंपनियों में देख लें। जिनमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा ऊंची है वो बाजार के एक्टिव ट्रेडिंग स्टॉक्स भी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बाजार में एक्टिविटी भी दिखाई देती है। अब इस तेजी से प्रमोटर्स को परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से फायदा जरूर होता होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी उनकी है, और जिनका हिस्सा, इसके लिए कोई विज्ञान की जरूरत नहीं है, परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से जिसकी कंपनी में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, कीमतें बढ़ने से सबसे ज़्यादा लाभ उसी को होगा और कीमतें घटने से सबसे ज़्यादा नुकसान उसे कुछ होगा। अब परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से इसलिए क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से कंपनी अगर चाहे तो उसे ऑफर फॉर सेल के जरिए बाकी तरीकों से अपनी हिस्सेदारी बेचकर कंपनी का प्रमोटर मुनाफा कमा सकता है, और परोक्ष रूप से उसकी वेल्थ तो बढ़ती ही चली जाती है, और जब उसकी वेल्थ बढ़ती है तो वो वेल्थ को शेयर प्लेज करके उसके बदले लोन ले सकता है, जैसा कि हमने अडानी के केस में देखा। ये एक महत्वपूर्ण बात है, और इसलिए शायद सेबी ब्रोकर्स पर या बाकी कामकाज पर सख्ती करने के बजाय वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है जहां से ये फैसले आते हैं जहां से इन्फ्लुएंस होते हैं। और चूंकि प्रमोटर्स शेयर होल्डर भी हैं और कंपनी के भविष्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैसलों से प्रिवी भी होते हैं, उन्हीं को सब कुछ पता है कि क्या होने वाला, वही फैसले करते हैं, तो उनसे ज़्यादा कीमतों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता किसी में नहीं होती, क्योंकि वही वो फैसला करने वाले हैं जिस पर बाजार में कल उसका असर दिखाई देगा। तो अब सेबी के इन फैसलों की रोशनी में, इन 7 फैसलों की रोशनी में आप देखिए तो ऐसा लगता है कि सेबी ये बात मान रही है कि प्रमोटर्स बाजार को अपनी उंगली पर नचाते हैं, और उनकी उंगलियों को रोकने के लिए, उनकी उंगलियों को मुट्ठी में बंद करने के लिए ये सारे उपाय करना जरूरी है। सर थोड़ा खुलकर बताइए, सेबी को शक क्या है, मालिक क्या करते हैं? अब 2009 का सत्यम का स्कैम देख लीजिए, या रिलायंस अडानी पर शेयर बाजार में मनमानी करने के आरोप लगा दीजिए, एनरॉन का स्कैम हमने भी जिक्र किया, टाइको का स्कैम देख लीजिए। अक्सर जो बड़े घोटाले शेयर बाजार से जुड़ी कंपनियों में होते हैं, इसमें में भूल जाते हैं कि इनके खलनायक ब्रोकर्स नहीं होते, ब्रोकर्स एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, इनके खलनायक तो कंपनियों के प्रमोटर्स होते हैं जो पीछे बैठे होते हैं। जैसे हमने कहा कल कंपनी में क्या होने वाला है, इसकी सबसे पहली और आधिकारिक जानकारी किसको होगी? बैंकर तक को नहीं हो सकती, बोर्ड में जो बैठा हुआ प्रमोटर उसको है। अब इसकी जो खबर और घटना कल आने वाली है, जिसके आधार पर बाजार में उसका मूल्य प्रभावित होगा, उसके शेयर की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, इसकी जानकारी सबसे पहले प्रमोटर्स को होती है। ताज़ा उदाहरण शुभम पूछ रहे थे, सिलिकॉन वैली बैंक के भीतर क्या चल रहा था, यह सिलिकॉन वैली बैंक के डायरेक्टर्स को मालूम था। उन्होंने डूबने से 1 हफ्ते पहले तक अपने मार्केट में शेयर्स बेच दिए, ये बात अच्छी तरह से रिपोर्ट होकर आती है। शेयर बाजार में किसी भी स्टॉक की कीमत बढ़ने के कुछ ही प्रत्यक्ष कारण होते हैं, डायरेक्ट कारण होते हैं, जिनको आप सीधे रिलेट कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव हो, सरकार किसी नीति में फैसला करे जिससे कुछ कंपनी के उस क्षेत्र को फायदा हो रहा उसे, या कोई
घोषित रूप से कोई बड़ी पॉलिसी बदले जिसके कारण उसको फायदा होता हो, लेकिन या किसी नीति में परिवर्तन होता हो, या कंपनी के नतीजे आ रहे हैं, उसकी बोर्ड बैठक के नतीजों का अनाउंसमेंट हो जाए। लेकिन शेयर बाजार में भी कीमतें इसके अलावा भी रोज ऊपर नीचे होती हैं, जिनमें कि आप प्रत्यक्ष रूप से कोई कारण उसके पीछे नहीं ढूंढ सकते। तब हम क्या कहते हैं उसको, बाजार की अपनी शब्दावली, बड़ी दिलचस्प शब्दावली, तो उसको सेंटिमेंट कहते हैं बाजार का। तो सेंटिमेंट के पीछे वो खबर हो ज़रूरी, या कोई सूचना हो, या कोई तथ्य हो, ये आवश्यक नहीं है। इस सेंटिमेंट में ही हर निवेशक अपनी संभावनाओं का आकलन करता है, उस आकलन के आधार पर चार्ट बनाता है, उसकी एक अपनी गणित होती है जिसके आधार पर वो शेयर खरीदता बेचता है। लेकिन सेबी के इन फैसलों को अगर आप ध्यान से देखो शुभम, तो ऐसा लगता है कि सेबी ये मान रहा है कि शेयरों की कीमत को ऊपर नीचे करने में कुछ खास सूचनाओं की बड़ी भूमिका होती है। सबसे बड़ी भूमिका कुछ उन सूचनाओं की होती है जिनको कि हम न्यूज़ ट्रिगर या न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक्स कहते हैं, और सेबी ये भी मान रहा है कि ये सूचनाएं कुछ खासी लोगों के पास होती हैं। वो खास लोग कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के प्रमोटर के फैमिली के लोग, कुछ बैंकर्स, कुछ विदेशी निवेशक, कुछ ब्रोकर्स के पास हो सकते हैं। आम निवेशकों को तो पता ही नहीं चलता, 48 घंटे बाद, 2 दिन बाद पता चलता है कि उनके स्टॉक और उनकी कंपनी में क्या हो रहा है, जब वो सूचना सार्वजनिक होती है। तो अगर आप पूरा तार जोड़ें तो सेबी को ये लग रहा है कि शेयर बाजार में कीमतों को प्रभावित करने में केवल मैक्रो इकोनॉमिक, कॉर्पोरेट पॉलिसी, फंडामेंटल, कोविड, आरबीआई का फैसला, फेडरल रिजर्व का फैसला, ऐसे बड़े कारण ही अकेले जिम्मेदार नहीं। इसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी सूचनाओं का एक जाल है, जिन सूचनाओं को नियंत्रित करते हैं कुछ खास लोग, और वो खास लोग शायद कंपनियों के भीतर हैं, कंपनियों से बाहर नहीं हैं। अब बाजार में सबको पता है, शेयर बाजार के भीतर काम करने वालों को भी पता है, बाजार में नियम को पता है कि अगर कंपनी में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी अच्छी है, ज़्यादा है, और उन्हें कंपनी के शेयर के प्राइस ऊपर करने से फ़ायदा हो सकता है, तो वो कोई भी सूचना बाजार में दे सकते हैं जिसके आधार पर बाजार में कीमतें ऊपर चली जाएंगी, स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाएगा, वैल्यूएशन बेटर हो जाएगा। अक्सर ये माना जाता है कि स्टॉक मार्केट में उन कंपनियों में मैनिपुलेशन की या कीमतों में अनियमितता की संभावना सबसे ज़्यादा होती है जिनमें प्रवर्तकों की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एक बड़े स्टॉक हिस्से पर बैठे होते हैं और मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कीमतें बढ़ने से उनकी वेल्थ बढ़ती है। सर्कुलर ट्रेडिंग एक आजमाया हुआ हथकंडा है जिस पर दुनिया में कई देशों में बैन है, जिसमें प्रवर्तक अलग अलग खातों से शेयरों में ट्रेड करते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग एक दूसरा हिस्सा है, पर यह सब शायद तब ज़्यादा संभव है जब प्रमोटर्स की बाजार में कंपनी में हिस्सेदारी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि बिखरी हुई फुटकर हिस्सेदारी पर वो ये काम इतने संगठित रूप से शायद नहीं हो सकता, ये दिखता है। तो ये उदाहरण से अगर समझना हो सर तो किस तरह समझा जा सकता है? अब जो उदाहरण के लिए से समझें कि किसी कंपनी में प्रवर्तक की हिस्सेदारी 50%, 60% से ज़्यादा है। अगर उसने किसी ब्रोकर के थ्रू, किसी के जरिए बाजार में अफवाह फैला दी कि वो एक बड़ा उत्पाद लाने जा रहा है, या कल एक बड़ा निवेश आने वाला है, या कल एक बड़ी पार्टनरशिप डील की साइन होने वाली, स्वाभाविक सी बात है कि बाजार में आम निवेशक या बाकी जो निवेशक हैं वो दौड़कर शेयर को खरीदना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको उसमें बाजार में बढ़ोतरी दिखाई देती है। अब इसके बाद वो इस बढ़ोतरी का इस्तेमाल कई तरह से कर सकता है, इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए, सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिए, वेल्थ बढ़ाकर उसे बैंकों को दिखाकर, क्योंकि जब एक बार वेल्थ के स्टॉक के प्राइस बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा वैल्यू और वेल्थ का फायदा उसे होता है, और इसीलिए बाजार में न्यूज़ पर दौड़ने वाले स्टॉक्स की संख्या बहुत बड़ी होती है। अगर आप शेयर बाजार के में करीब से देखें तो न्यूज़ पर दौड़ने वाले स्टॉक्स की, और इनसाइडर ट्रेडिंग के ज़्यादातर मामले ऐसे ही बनते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग के ज़्यादातर मामलों में ऐसी ही स्थिति आती है जिसमें कि कोई कंपनी अपने किसी सप्लायर को भी ये सूचना दे सकती है कि तुम स्टॉक्स खरीद लो और वहाँ से कल हम ये घोषणा करने वाले हैं, तो इस तरह से सामने से आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं। ये आपके सामने एक स्क्रॉल चल रहा है, इस पर देखिए कि भारत की जो टॉप 25 कंपनीज हैं उनमें हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग किसमें है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रमोटर्स होल्डिंग वाली कंपनियों में की लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। लिस्ट वैसे सामान्य रूप से आपको भी मिल जाएगी, लेकिन हम बता रहे हैं कि भारत में जो कंपनियाँ जिनमें प्रमोटर्स होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, और इससे पहले हमने आपको दिखाया कि एक्टिव स्टॉक्स जो बाजार के उनमें प्रमोटर्स की होल्डिंग कैसी है। टॉप 25 कंपनियों में लगभग 90% हिस्सेदारी प्रमोटर्स की, और इनमें भी आप देखिए तो आपको दिखेगा कि सरकारी कंपनियां भी काफ़ी सारी ज़्यादा है जिनमें हिस्सेदारी है। सर अब अगर इसके आगे बढ़ते हैं, इसी लिस्ट में शुभम वो भी लिस्ट है शामिल, हम दोबारा स्क्रॉल चला के आपको दिखाते हैं जिनमें पब्लिक होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। अगर आप शेयर बाजार में हमने दोनों आपको साथ में दिखाया, आप अगर शेयर बाजार के आंकड़ों में और उसकी तुलना में रुचि रखते हैं, दिलचस्पी लेते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि पब्लिक होल्डिंग वाली कंपनियाँ और
प्राइम और प्रमोटर्स की होल्डिंग वाली कंपनियों में क्या फ़र्क है और बाजार में उनमें उनके रुख में बदलाव में या उनमें उनके ट्रेंड में किस तरीके के बदलाव होते हैं। ये वो कंपनियां हैं आपकी स्क्रीन पर जिनमें पब्लिक की यानी कि रिटेल निवेशकों की या जो प्रमोटर से अदर लोग हैं उनकी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। रिलायंस पावर, ISF, धेनु बिल्डकॉन, आशुतोष पेपर, काफ़ी सारों के तो नाम भी नहीं सुने होंगे आपने, बट हाँ ये वो कंपनियां हैं जिनमें, और एवरेज आप देखिए तो 93% से ज़्यादा का एवरेज है जहाँ पर निवेशकों की, रिटेल निवेशकों की या नॉन प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है। सर अब आपकी बात सुनकर ये समझ में आया कि जब बाजार चलेगा, शेयर चलेंगे, तो प्रमोटर्स को कई तरीके से फ़ायदा होगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में होते हैं, उनके हाथ में ताकत होती है शेयरों की। तो अभी तो बाजार ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, जब हम आप इत्तेफाक से संयोग ये है कि जब हम आप ये बात कर रहे हैं तो ऑल टाइम हाई के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो अभी पूरी राइड हमने देखी, ये पूरी तेजी हमने देखी, तो इसमें भी क्या कुछ ऐसे कुछ संकेत मिले कि प्रमोटर्स ने इस तेजी की चांदी काटी? हाँ, और इसमें चांदी काटने के संकेत क्या मिले? तो स्पष्ट रूप से चूंकि भारतीय शेयर बाजार में बहुत सारी चीज़ें पारदर्शी तौर पर पता चलती हैं, तो हमें पता है। और सेबी की इस पूरी सख्ती जब चल रही थी, और ये भी बड़ा संयोग है कि सेबी प्रमोटर्स पर उस समय सख्ती कर रही है जब शेयर बाजार में हमें लगता है कि निवेशकों के वारे न्यारे हो रहे हैं, अकेले निवेशकों के नहीं, प्रमोटर्स के भी वारे न्यारे हो रहे हैं। और इसकी ये अभी हाल की परिस्थिति है जिस दौरान सेबी इस तरीके के आदेश पारित कर रही थी। अब इसी जून की तिमाही का उदाहरण ले लें जो इसी दौरान आया। कंपनी के प्रमोटर्स ने इस ताजी तेजी में बहुत फ़ायदा उठाया। छोटे निवेशकों को लग रहा था कि उनके स्टॉक्स के प्राइस और बढ़ेंगे, तो दूसरी तरफ भारत के शेयर बाजार में बल्क डील्स चल रही थी जिसमें थोक में शेयरों के सौदे हो रहे थे। जो आंकड़े हमारे पास हैं, जून की तिमाही में 47,223 करोड़ रुपए के बल्क डील्स हुए सिर्फ जून के दौरान। ये बल्क डील्स प्रमोटर्स और इन जो निवेश संस्थाएं हैं, जो संस्थागत निवेशक हैं, उनके बीच हुई। पिछले साल इसी दौरान केवल 164% ज़्यादा है। यानी लास्ट ईयर जब मार्केट कमजोर था तभी इतनी डील्स नहीं दिख रही थी, पर आज इस बार तेजी में इतनी ज़्यादा बल्क डील्स दिखाई दी। 164% बल्क डील्स दिखाई दी। शेयरों की ये इतनी बड़ी सेकेंडरी सेल्स हाल फिलहाल के वर्षों में नहीं देखी गई। एक मुश्त इतनी बड़ी सेकेंडरी सेल्स हमने बाजार में देखी। आपको लग रहा होगा बड़ी कंपनियां काम करती हैं, नहीं, बड़ी कंपनियां नहीं करती। प्रमोटर्स जो भी हैं वो चौतरफा हैं, छोटे और बड़ी कंपनियों के प्रमोटर्स भी एक साथ काम कर रहे हैं। अभी ताज़ा एक आंकड़ा हमारे सामने आया जिसमें छोटी और मझोली 110 कंपनियों के मालिकों ने, बाजार की कंपनियों के प्रमोटर्स ने बाजार में जून की तिमाही में 16,000 करोड़ रुपए की डील्स की अलग अलग तरीके से। इनमें मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां हैं। और अब इसको आप सूचकांक से जोड़ लीजिए। यही वो दौर है जिसका शोभन में जिक्र किया। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 18 और 20% बढ़े इसी दौरान। तो जिस दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर चढ़ रहे थे उस दौरान प्रमोटर्स ये डील्स कर रहे थे। तो फिर तो ये माना जाना चाहिए कि सेबी की जो सख्ती है वो जायज़ है। स्वाभाविक सी बात है। और इसलिए जब हमने शुरुआत में कहा था, जो मनोहर लाल पकड़ने की कोशिश कर रहे थे वो यही ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि सेबी ये समझने की कोशिश कर रहा है कि बाजार में जो हो रहा है और बाजार में जो त्यौहार और आतिशबाजी चल रही है, इस आतिशबाजी में पटाखे किसके हैं और आनंद कौन ले रहा है। सेबी उसे उस कोड को डिकोड करने की कोशिश कर रही है। उसकी एक और बड़ी वजह है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो भारत में जो हाल है वो आपको पता ही है। आए दिन कंपनियां डूबती हैं, कंपनियों के बोर्ड्स के भीतर क्या होता है हमें पता ही नहीं है, बाद में पता चलता है। क्योंकि प्रमोटर्स बेहद ताकतवर हैं, मर्चेंट बैंकर बेहद चतुर हैं क्योंकि उनको प्रमोटर से बिजनेस मिलता है। वित्तीय संस्थाएं और बैंक्स हमेशा प्रमोटर्स के और प्रवर्तकों के साथ ही खड़े होते हैं क्योंकि उनके साथ उनके बिजनेस रिलेशंस हैं। कंपनी के एजीएम्स में जो ताज़ा रिकॉर्ड है, भी एक ताज़ी रिपोर्ट आई जो बताती है कि कंपनी के एजीएम्स में आम तौर पर अधिकतर प्रस्ताव 75 और 90% सहमति के साथ पास हो जाते हैं। जबकि एनुअल जनरल मीटिंग में आपको विरोध करने का, सवाल उठाने का, क्वेश्चन करने का अधिकार है, लेकिन फिर भी एनुअल जनरल मीटिंग्स तालियां बजाकर और खाना पीना खाकर खत्म हो जाती हैं। कंपनी के कामकाज पर सवाल नहीं उठाए जाते। वही डेमोक्रेसी है कंपनियों की एनुअल जनरल मीटिंग में, जहां तक प्रस्ताव 90% सहमति से पास होते हैं। अभी हाल में पहली बार पिछले 1-2 साल में हमें दिखाई दिया है जब संस्थागत निवेशकों ने, निवेश संस्थाओं ने प्रवर्तकों पर कुछ सवाल उठाए, और जहां सवाल उठाए वहां चीज़ें बदल भी गई तुरंत। जैसे संजीव गोयनका समूह की कंपनी स्पेंसर रिटेल थी, इसमें अनुज सिंह को एमडी और सीईओ बनाने का प्रस्ताव था जिसको इंस्टीट्यूशन ने अपोज किया और बहुमत से नकार दिया और ये मामला फंस गया। आप जीएसएफसी गुजरात फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन का मामला देखिए, ल्यूमैक्स ऑटो का देखिए, इंडिया बुल्स का देखिए, एजिस टेक्नोलॉजीज का देखिए। यहाँ पर बोर्ड में जहाँ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रांसपेरेंसी का सवाल लेकर खड़े हो गए, वहाँ लोग प्रमोटर्स को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। अभी हाल में हैवेल्स की एजीएम में इन्वेस्टर्स ने, जो सीएमडी अनुज राय गुप्ता थे, उनको उनकी सैलरी पर सवाल उठाया कि उनको इतना ज़्यादा पैसा क्यों दिया जाना है, और कंपनी के प्रमोटर्स को निवेशकों का दबाव मानना पड़ा।
लेकिन ये रेयरली होता है, यह बहुत सामान्य रूप से होता नहीं, क्योंकि एक तो सेबी को ही पता है कि भारत के शेयर बाजार में, भारतीय बाजार में प्रमोटर्स के पास बहुत अकूत ताकत है, बहुत ज़बरदस्त शक्ति है, ताकत है, क्योंकि वो उनके पास वो कंपनी नियंत्रित करते हैं। कीमतों को प्रभावित करने से उन्हें बहुत तरीके से फ़ायदा होता है, प्राइस को इन्फ्लुएंस करने में उन्हें बहुत असंगत तरीके से फ़ायदा है। और सेबी ने एक सीमा से अधिक हिस्सेदारी बेचने पे बाध्य भी नहीं कर सकती। ये भी नहीं कह सकती कि भाई 25% का नियम है, उससे ज़्यादा आप डाइवेस्ट कर दीजिए, 50%, तो कंपनी के मन पर है वो कितनी हिस्सेदारी अपने वेल्थ में लोगों को देना चाहती है। लेकिन और सेबी को यह भी मालूम है कि भारत के निवेशकों की वित्तीय साक्षरता का स्तर बहुत कम है, उन्हें पता भी नहीं कि बाजार में क्या हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में नियामक कम से कम इनके कामकाज को पारदर्शी तो बना सकता है, कम से कम ऐसा तो कर सकता है जिससे कि जो हो रहा है उसके वो पर्दे के पीछे उसकी जानकारी लोगों के पास आ सके। और इसलिए आपको एक पूरी श्रृंखला में सेबी की तरफ से प्रमोटर्स पर इतनी सख्ती होती दिखाई दे रही। तो आप कह सकते हैं कि दुरुस्त तो है, हो या ना हो, दे रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत दुरुस्त आने की कोशिश भारत का रेगुलेटर कर रहा है। तमाम भारत के रेगुलेटर के सेबी के इतिहास में बहुत सारे ऐसे मामले जहां सेबी को बहुत कमज़ोर, बहुत पिलपिला और बहुत कम अधिकार वाला रेगुलेटर पाया गया है। लेकिन अब दिखता है कि सेबी उन नसों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जहां से बाजार में पारदर्शिता के गहरे सवाल होते हैं। तो अब यहाँ से मनोहर लाल को तो समझ में आ गया कि शेयर बाजार के छोटे निवेशक छोटी मछली हैं, बड़ी मछलियां तो कार्पेट बोर्ड में बैठती हैं, वो वहाँ से शिकार करती हैं। अब आप सारे लोग जो लोग इकोनॉमिकम देख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, एक सवाल आपके लिए भी, आप अपनी टिप्पणी करिए। क्या आपको लगता है कि भारतीय शेयर बाजार पारदर्शी है, इसमें पर्याप्त ट्रांसपेरेंसी है? कौन सी एक ऐसी बात जिसको आपको लगता है, जिसे लेकर आपको शेयर बाजार के कामकाज पर सबसे ज़्यादा शक होता है? आपको कौन सी ऐसी चीज़ लगती है जिससे कि आपको लग रहा है कि शेयर बाजार में सब कुछ साफ सुथरा नहीं? हमें इस प्रोग्राम को देखते हुए लिख भेजिए, अगली बार के कार्यक्रम में हम उसे शामिल करेंगे और हम बताएंगे कि आप कैसे आप बाजार को कैसे देख रहे हैं, इसमें कौन सी चीज़ें जिन पर आपको सबसे ज़्यादा शक होता है। इस पर कमेंट करिए और अपने सवाल भेजिए। तो सवाल तो आप हर बार भेजते ही हैं अर्थात में इकोनॉमिकम में। इस बार इस सवाल पर हमने आपसे सवाल पूछा, इस पर भी आपकी राय भी ज़रूरी है, तो आप भी ज़रूर कमेंट करिए और अपने सवाल तो भेजिए, वो हम अगले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। पिछले कार्यक्रम में जो सवाल आए थे अब उनकी बारी। सर, अनुराग जी का सवाल आया, वो कह रहे हैं कि कई वर्षों से अमीरों की तरह मध्यम वर्गीय परिवार भी भारत छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं या नौकरी के लिए जा रहे हैं, क्या ये चिंता की बात है? कुछ हद तक चिंता की बात इसलिए क्योंकि भारत में से मध्यम वर्गीय परिवार दो तरह से विदेश जा रहे हैं। एक तो ये कि भारत में उनको रोजगार के बेहतर अवसर नहीं, ज़िंदगी की सुविधाएं उतनी बेहतर नहीं हैं, और चूंकि जो हाई एजुकेटेड या बेहतर शिक्षा वाले लोग हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर नौकरियां मिल रही हैं तो जा रहे हैं। आप ये मान सकते हैं कि अगर अपने पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं तो फिर वो भारत कुछ वापस भेज भी नहीं रहे हैं, पर उसमें एक हिस्सा ऐसे भी लोगों का है जो बाहर काम कर रहे हैं और वहाँ से कुछ पैसा भारत भेजते हैं, जिसको हम रेमिटेंस कहते हैं। तो दो तरीके के लोग जा रहे हैं, पर जो मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग अब जा रहा है वो शायद विदेश में सेटल होने के लिए, विदेश में रहने के लिए, विदेश में ही जिंदगी जीने के लिए जा रहा है। और ये भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि सुपर रिच और वो जाएं उस पर तो हम लोग विस्तार से इकोनॉमिकम में चर्चा कर चुके हैं, पर मध्य वर्ग के साथ जाने के साथ एक बड़ा हिस्सा फिर संभावनाओं का भी बाहर निकलता है। सुखदेव जी सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत के रियल एस्टेट की समस्याओं और संभावनाओं को अगर चीन से तुलना करें तो वो कैसी हैं? चीन में किफ़ायती घरों का क्या हाल है? चीन की रियल एस्टेट सेक्टर की चुनौती इस समय ज़्यादा गहरी है, क्योंकि चीन में रियल एस्टेट सेक्टर का सेक्टर दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर है और चीन की अर्थव्यवस्था में उसकी हिस्सेदारी भी बहुत बड़ी है। इसीलिए हमने अपने कार्यक्रम में आपको चीन से अलग रखकर आंकड़े बताए थे। चीन की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट में एक बबल बना, क्योंकि वहाँ सस्ते कर्ज के सहारे रियल एस्टेट को तैयार किया गया। सस्ते और औसत मकानों के साथ मॉल्स और कॉमर्शियल बिल्डिंग्स का बड़ा निर्माण हुआ। फिर मार्केट में मंदी आई और अब चीन का रियल एस्टेट सेक्टर बस्ट हो गया। हमने एवरग्रांड का फेल्योर देखा। चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह परेशान है रियल एस्टेट सेक्टर से, क्योंकि सबसे बड़ी टरबाइन है, सबसे बड़ा इंजन है जो अब धीमे धीमे पड़ गया है। इसलिए चीन से भारत के रियल एस्टेट सेक्टर की सीधी प्रत्यक्ष रूप से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि चीन के रियल एस्टेट सेक्टर की समस्याएं थोड़ी अलग तरीके की हैं। चीन में सस्ते मकानों की में शहरी इलाकों में, चूँकि चीन में लोगों को रहने के लिए तमाम शर्त और नियम और शर्तें हैं। चीन के शहरों में आमतौर पर कोई भी व्यक्ति जाकर नहीं रह सकता। चीन का व्यक्ति वहाँ पर सरकार एक कोटा तय करती है जिसमें ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में पहुँचा जाता है। तो इसलिए वहाँ हाउसिंग की सप्लाई को आसानी से रेगुलेट किया जा सकता है। वहाँ क्राइसिस कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो ज़्यादा बड़ी है। आगे बढ़ते हैं सर, इनकम की बात में क्या खास है?
इनकम की बात में हम एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आप तो जो लोग इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं उनसे को हमें बताना चाहेंगे कि वो मनी9 का मोबाइल ऐप तुरंत डाउनलोड करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी और जेब से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण और ज़रूरी खबरें जिन्हें आपको ज़रूर जानना चाहिए वो मनी9 के ऐप पर उपलब्ध हैं, और वो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं होंगी, विशेष खबरें खास तौर पर। लेकिन एक समग्र जानकारी और सूचना के तौर पर यह समय आपके टैक्स प्लानिंग का है। आपने टैक्स की प्लानिंग पूरी कर चुके हैं, अब आपको नए सिरे से अपने निवेश की प्लानिंग करनी है, अगले साल टैक्स की तैयारी करनी है। इसके लिए बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारा स्पेशल कंटेंट मनी9 के ऐप पर उपलब्ध है, जिस ऐप पर जाकर आप अपने पसंद के शो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आप जो सुन रहे हैं, जो जान रहे हैं, उसके साथ आपको सवाल भी पूछने ज़रूरी हैं, सवाल पूछने चाहिए। और मनी9 के ऐप से आप सीधे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं, उनसे अपनी पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग पर राय ले सकते हैं। आपने कोई गलत स्टॉक खरीद रखा है, आपने कोई गलत म्यूचुअल फंड खरीद रखा है, उससे कैसे निकले, इस सब की सलाह भी ले सकते हैं। और इस सब के लिए मनी9 का सुपर ऐप आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर उपलब्ध है। iOS वर्जन बस रास्ते में है, थोड़े समय में आने वाला है। किस्सों के सिक्के से पर्दा उठाइए सर, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा? हाँ, किस्सों के सिक्के पर बहुत सारे लोगों के सवाल भी आ रहे थे, प्रश्न भी आ रहे थे, तो हमने आपसे कहा था कि किस्सों के सिक्के को हम नए कलेवर के साथ लेकर आ रहे हैं। आप देखिए और उसको देख के उसकी राय दीजिए। किस्सों का सिक्का मनी9 के सुपर ऐप पर मिलेगा। इस बार किस्सों के सिक्के में आपको ऐसा दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसका अभी ताज़ी घटनाक्रम से रिश्ता है। अभी आपके दिमाग में उस सबमर्सिबल का किस्सा ताज़ा होगा, उसकी त्रासदी ताज़ी होगी जो पुराने टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने गई थी दुनिया के तमाम अमीर लोगों को लेकर, और फिर वापस नहीं लौट सकी और लोग भी वहाँ चले गए। इस सबमर्सिबल के साथ टाइटैनिक का एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया के बीमा बाजार से जुड़ता है। क्या वो किस्सा था? किस वजह से टाइटैनिक ने दुनिया के बीमा बाजार को बदल दिया, उस जहाज ने जिसने डूबा? क्या इस कंपनी में, जो सबमर्सिबल चलाने वाली कंपनी थी, उसमें बैठे लोगों के बीमा का क्या हुआ? कैसे दुनिया के इंश्योरेंस मार्केट को बदलने वाला घटनाक्रम साबित हुआ था टाइटैनिक का डूबना? और इसमें हम आपको बताएंगे कि लंदन में आज भी एक ऐसी जगह है जहां पर एक घंटी बजती है, और उस घंटी का बजना कई मामलों में दुनिया के बीमा बाजार में किसी लिए खतरे की घंटी बजने जैसा होता है। हालांकि अब जहाज टूटने पर वो घंटियां नहीं बजती। टाइटैनिक और बीमा का क्या रिश्ता है इस बार के किस्सों के सिक्के में? चलिए सर, चलते चलते एक वेब सीरीज़ और। हाँ, इस बार की वेब सीरीज़ देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और जो लोग भी ख़ासतौर से जो कॉस्मिक और स्पेस के और अंतरिक्ष के मामलों में रुचि रखते हैं, उन्हें नेटफ्लिक्स की एक फ्रेंचाइजी है अननोन, जिससे अननोन के नाम से नेटफ्लिक्स में एक पूरी श्रृंखला आती है। उसमें एक सीरीज़ है कॉस्मिक टाइम मशीन। कॉस्मिक टाइम मशीन देखने वाली सीरीज़ इसलिए है, और ये अभी जब रिलीज़ हुई तो इसके बाद ये नेटफ्लिक्स की सबसे पॉपुलर, दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स में सबसे तेज़ी से सबसे पॉपुलर होने वाली सीरीज़ में थी। ये सीरीज़ बनी है जेम्स वेब टेलीस्कोप पर, जो दुनिया की सबसे अनोखी परियोजना थी, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर की, जिसमें नासा पहली बार एक पूरा टेलीस्कोप ले जाकर स्पेस में स्थापित कर रहा है। जिस स्पेस में उस टेलीस्कोप के जरिए ये देखा जाएगा कि कई आकाशगंगाओं पार कैसा जीवन है। और नासा के वैज्ञानिक कहते हैं, वहाँ से जो जेम्स वेब टेलीस्कोप बना रहे थे, उनका कहना था कि हम दरअसल अपने इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में रहस्य, असंख्य रहस्य हैं। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप की कहानी, कैसे ये कॉस्मिक मशीन बनाई गई, कैसे से तैयार किया गया, कैसे इसकी योजना बनी, बेहद दिलचस्प है। इस पर स्पॉइलर आपको नहीं देना चाहते। अगर आप अंतरिक्ष के किस्सों, कहानियों, विज्ञान में रुचि रखते हैं तो ज़रूर देखें इस अननोन फ्रेंचाइजी की डॉक्यूमेंट्री को। ये डॉक्यूमेंट्री आपको बिल्कुल अंतरिक्ष के रहस्य और नासा के कामकाज के बारे में नई जानकारी देगी। कॉस्मिक टाइम मशीन। तो ये था हमारा इस हफ्ते का इकोनॉमिकम। अगले हफ्ते फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, नई ताज़ा जानकारी के साथ। आप बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।